Jai Hind everyone, my name is Komal Sharma and I welcome you all to the Defense Mania, the most reliable and the India's largest pocket-friendly platform for defense aspirants where we provide one-stop solution for all your defense exam. I am the history faculty at Defense Mania and this video is the second part of MCQ series which I have started and thank you so much all of you for the good response and the appreciations you all give. I thank you. अ, इस ये जो है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो मेनली क्वेश्चन रखे थे वो इंडस वैली के रखे थे, तो हम ऐसे ही टॉपिक वाइज रखेंगे या अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन कम है तो हम एक दो टॉपिक्स को मर्ज भी कर देंगे आगे। ठीक है, ये वीकली वीडियो रहेगी। काफी सारे बच्चों का था कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, तो हम इसे वीकली बेसिस पे प्लान करेंगे कि हर वीक में आई थिंक हर ट्यूसडे या मंडे को एक वीडियो आएगी, एक लेक्चर आपका आएगा। तो ये जो वीडियो है ये है वैदिक पीरियड के लिए। तो आज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 20 से 25 मिनट की, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा वैदिक पीरियड हम एक ही बार में एक लेक्चर में खत्म कर दें, कि आप ये पढ़ लें, ये क्वेश्चन रिवाइज कर लें एंड दैट्स इट। तो चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर। ओके, इस लेक्चर ये जो डिफेंस मैनिया पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप वहाँ पे कोमल 10 ये कोड यूज करते हैं तो आपको सभी कोर्सेज पे, चाहे वो कोई भी हो, उस पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। जो कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं उनमें है लाइव सेशंस हैं, टेस्ट आपको मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं और डाउट सेशंस के लिए यहाँ पर लाइव मीटिंग्स भी रखी जाती है। और ये आप देख सकते हैं रिटन एग्जाम और एसएसबी दोनों के लिए हमारे पास जो है कि कोर्सेज अवेलेबल हैं, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, एसीसी और इवन सीएपीएफ, और वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। और उसमें भी अगर आप कोमल 10 यूज करेंगे तो आपको और 10% का ऑफ मिल जाएगा किसी भी कोर्सेज पे। सो ये रिटन एग्जाम के लिए है। इसके अलावा एसएसबी के लिए भी हमारे पास फैकल्टी है। और क्योंकि देखो, अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलेंगे कि आप एसएसबी में जाएंगे ही जाएंगे, और एसएसबी एक चीज़ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और वो एक दिन में नहीं होती है, तो आपको इसके लिए भी स्टार्ट करना चाहिए खुद को। अभी से आप जब पॉलिश करना स्टार्ट करेंगे तो तब उस टाइम तक आप जो है एक वो पर्सनैलिटी बन पाएंगे विच द रिक्रूटर्स एक्चुअली नीड। ठीक है, तो आप यहाँ एसएसबी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंप्लीटली आपको कह सकते हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी सभी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर अवेलेबल है, और उसमें भी आप कोमल 10 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, अभी स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन मुझे इंडस वैली के मिले, तो जो उसमें रह गए थे तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वाज। पहला मेटल जो कि इंसान ने यूज किया वो कौन सा था? ब्रोंज, आयरन, कॉपर या स्टोन? तो वही आप पॉज करेंगे और अपना आंसर नोट करेंगे और कमेंट में अपना स्कोर भी लिखेंगे। ओके, सो आंसर इज कॉपर, सी। ये फर्स्ट मेटल है जो यूज किया। और आयरन जो है ये हमने कब यूज किया है? ये हमने वैदिक एज में स्टार्ट किया है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि वैदिक एज में को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? आयरन एज। ठीक है, और जो इंडस वैली है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज। ब्रोंज बेसिकली क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। ठीक है, सो ब्रोंज एज क्या है? आईवीसी, और आयरन एज क्या है? वैदिक कल्चर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉलिटी ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज, मतलब कि क्या, जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था इंडस वैली के लोगों का? सो ऑप्शन इज ओलिगार्की, यानी कि मर्चेंट कुछ सिस्टम था कि थोड़े से एक ग्रुप, ओलिगार्की आप समझते होंगे। और सेक्युलर फेडरलिज्म था, या थियोक्रेटिक फेडरलिज्म था, या थियोक्रेटिक यूनिटरी था। तो इंडस वैली में हम सब ने पढ़ा हुआ है कि वो कैसी थी, बेसिकली ट्रेडिंग सोसाइटी थी, और वहां पे हमें कोई बहुत बड़े कोई पैलेसेस या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि वहां पे कोई रॉयल क्लास टाइप में या कोई किंग या कोई प्रेसिडेंट ऐसा कुछ भी था। ठीक है, तो आप अपना आंसर लगाएंगे कौन सा इसमें से होगा। सो फॉर मी द आंसर इज ए, ओलिगार्की मीन्स द ग्रुप ऑफ मर्चेंट थे जो रूल करते थे, या जो बेसिकली रूल नहीं करते थे, वो बेसिकली जस्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे या लीडर थे सोसाइटी के। ठीक है, इसके अलावा ऐसे कोई रूल करने का हमें कुछ वहां पे किसी रूलर के होने के कोई एविडेंसेस नहीं मिले। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन मुझे और इंपॉर्टेंट लगे थे इंडस वैली में, जो लास्ट वीडियो में नहीं हो पाए थे, तो वो इसमें हो गए। अब शुरू करते हैं ऋग्वैदिक वैदिक पीरियड के बारे में। So the first question for Aryans is the first home of the Aryans was the, आर्यंस का पहला घर क्या था? अब दैट मीन्स ये पूछ रहे हैं, या पहले पूछे कि पहला स्टेट कौन सा था जहां पे जो है कि आर्यंस आए। ठीक है, या कहाँ पे वो पहली बार बसे। तो इनमें से आपको बताना है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। आप वीडियो पॉज करेंगे और आंसर लिखेंगे, एंड द आंसर इज पंजाब।
क्योंकि आपको पता है जितने भी जो भी कोई इन्वेडर्स आ रहा है बाहर से, जो भी फॉरेन से कोई आ रहा है, तो वो कहाँ आएगा, वो इस नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे अफगानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ कहाँ से एंटर करता था, पंजाब में ही एंटर करेगा। तो चाहे वो इंडस वैली के लोग, तो वो भी कहाँ बसे हैं, दिस अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड पंजाब वाला एरिया में ही। तो जो आर्यंस है ये भी कहाँ के बसे, पंजाब में। एंड जैसे जैसे टाइम जाता है ग्रेजुअली दे शिफ्टेड ईस्ट वार्ड। फिर वो जो गंगा और जो वाला जो प्लेन है और यमुना वाला जो है नॉर्दर्न इंडिया के, वहां पे जाके वो धीरे धीरे शिफ्ट होते रहे, और उसके बाद फिर आगे महाजनपद बन गए, मगध वगैरह ये सब, और फिर धीरे धीरे सेंट्रल एशिया और पूरा पूरा जो है कवर हुआ। सो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, नॉर्थ वेस्ट, और उसमें भी पर्टिकुलरली कहाँ, पंजाब से। ठीक है, सो द आंसर इज पंजाब। ओके, यू कैन सी इन दिस मैप, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो है यहाँ से है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान, और वो यहाँ पे होते हुए पंजाब में एंटर उन्होंने किया। ठीक है, ये गंगा, यमुना। ठीक है, इंडस वैली में कौन सी रिवर के पास बसे वो, जैसे कि रिवर कौन सी, इंडस। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम वैदिक पीरियड में आएंगे, और उसमें भी लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे, तो जैसे ये अर्ली वैदिक का है, तो इसमें सिर्फ कहाँ है, अभी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे ही है, लेकिन धीरे धीरे ये गंगा है और ये यमुना है। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आएगा, तो पूरा हम कहाँ हैं, सारे यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये पूरा हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आर्यंस ने। तो ये जो है गंगा और यमुना इस वाले प्लेन्स में आके बसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस, कुशांस, गुप्ताज या रोमन्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई जो ऋग्वैदिक काल लोग थे या फिर जो आर्यंस थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। जैसे कि जो इंडस वैली के लोग थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ट्रेडिंग, वो ट्रेड करते थे। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे। सो द आंसर इज ए, क्योंकि गुप्ताज भी क्या थे, ये सब तो उसके बाद वाला ही है, कुशांस वगैरह ये सब तो वही ट्रेडिंग, इनके टाइम पे तो ट्रेड पूरा फ्लरिश हो रखा था, रोमन्स ये सब के टाइम पे। तो आर्यंस के टाइम पे क्या है, आर्यंस का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। तो ये बेसिकली क्या है, पेस्टोरल कम्युनिटी है। तो ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, और उससे एसोसिएटेड चीजें लेटर वैदिक में स्टार्ट कर दी, जैसे कि जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको भी साथ में रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, केटल फार्मिंग वगैरह ये सब भी इन्होंने स्टार्ट किया। तो एग्रीकल्चर इनका था, और इंडस वैली के लोगों का क्या था, ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा जो ये वैदिक वाला पीरियड है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक चीज देखेंगे तो इसमें लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आते हैं वो लिटरेचर से आएंगे बेसिकली। ठीक है, कि आप कौन कौन सा लिटरेचर किससे एसोसिएट है, या कितने वेदास हैं, या ब्रह्मनाज या उपनिषद के बारे में, या फिलोसफी के बारे में आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली किससे रहेगा, कॉन्सेप्ट से आपका आएगा, लिटरेचर से आएगा। वैदिक एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द लिटरेचर। ओके, सो आपको बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, चार जो वेद हैं अपने, उनमें से उनके क्रोनोलॉजी लगाना है कि सबसे पहले ये वेद, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो आप इनमें से अपना आंसर टिक करेंगे, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऋग्वेद आया सबसे पहले। इवन जो वैदिक पीरियड है उसको जैसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिर्फ अपने पढ़ने की सुविधा के हिसाब से। सो द फर्स्ट पार्ट इज अर्ली वैदिक पीरियड, और सेकंड पार्ट इज लेटर वैदिक पीरियड। सो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड हम मानते हैं ऑलमोस्ट 1500 टू 1000 बीसी, और इसको हम मानते हैं 1000 से 600 बीसी अप्रोक्सी, ये लगभग है, ये कोई फिक्स नहीं होते हैं डेट। तो इसको इवन क्या कहते हैं, अब ये सबसे पहले ऋग्वेद इसी टाइम पीरियड में लिखा गया था, तो इसलिए इस पीरियड को क्या बोल देते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड भी बोल देते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड बोले या अर्ली वैदिक पीरियड बोले, एक ही बात है। ठीक है, लेटर वैदिक उसके बाद में जो ये बाकी के तीनों हैं, ये लेटर वैदिक पीरियड में आए। सो ओल्डेस्ट इज ऋग्वेद, तो आपने ये ऑप्शन तो हटा ही दिया होगा, लेकिन फिर भी आप तीन में कंफ्यूज होंगे, तो दैट मीन्स कि आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस पता होना बहुत जरूरी है। सो द आंसर इज डी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखो आपको चारों याद करनी है, चारों के नाम, तो बेटर है कि आप इसको सीक्वेंस में याद करें। और सीक्वेंस में याद रखने का ये है कि इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना के आप एक याद रख सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे याद रख सकती हूँ कि रियासत, रियासत एक वर्ड आप रख सकते हैं। जैसे कि री मतलब ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और फिर ये अथर्ववेद। ठीक है, तो रियासत ऐसे वर्ड से याद रख सकते हैं, ऋग या सा अथ, तो ऐसे करके, और जो भी कोई आपका जिससे भी तरीके से आप याद रख सके, लेकिन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सो दिस इज द, इसी ऑर्डर में लिखी हुई है, ऋग्वेद, देन यजुर्वेद, देन सामवेद और ये अथर्ववेद। तो ये चारों वेद हैं। ठीक है, हर वेद की क्या है, चार पार्टीशन है। हर वेद को उसको समझाने के लिए उसी में ही, जैसे कि ब्राह्मण है, अरण्यक्स हैं, और उसमें ही उसी में क्या है, उपनिषद भी इसी में एसोसिएटेड है।
और इनकी डिटेल में ये सब कुछ जो है हमने अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके एनरोल करेंगे तो आपको पूरा ये सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र। सी इस तरह के क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इनमें से काफी सारे, तो आप देख सकते हैं कि लिटरेचर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किस वेद में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गायत्री मंत्र है, ठीक है, और भी जो हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि वो किस वेद या किस पर्टिकुलर उपनिषद में मेंशन है या वहां से लिया गया है। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या उपनिषद से लिया गया है किसी से, आपको ये बताना है। सो द आंसर इज बी, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। मंडल बेसिकली क्या है, मतलब इसमें इसके वॉल्यूम्स को, इसके जो भाग हैं उनको क्या कहा है, मंडल कहा है। तो ऋग्वेद में कितने हैं, टोटल 10 मंडल हैं, 10 भाग हैं, और उसमें से जो है कि 3rd में क्या लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें किसकी पूजा कर रहे हैं, जो ये वेद है, इन सब में बेसिकली क्या लिखा हुआ है। वेद माने क्या होता है, वेद मतलब कुछ चीज जानना, मीन्स नॉलेज। और किसके बारे में जानना, कि जो देवता है या जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, या उससे जो चाहिए हम वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस सब के ऐसे जो सेक्रीफाइस करने के, हवन वगैरह करने के जो मंत्र हैं, जो हिम्स हैं, वो कलेक्शन ऑफ हिम्स है इन वेदास में। तो उसमें भी क्या है, जैसे ऋग्वेद में कुछ अलग टाइप के हिम्स दिए गए हैं, वो किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है, यजुर्वेद किसी और के लिए है। तो ये सब इन डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद जो ये कुछ स्पेसिफिक मंडल्स हैं, ऋग्वेद क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है, इसमें 1028 हिम्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक ये गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किसके लिए है, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, या जो सुबह जो मॉर्निंग में है उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ आर्यंस ओरिजिन। जब ये नोट वाला वर्ड आए ना, तो इसको थोड़ा सा जो है हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि बाद में क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते में नोट को भूल जाते हैं और करेक्ट हमें याद रह जाता है। तो आपको बताना है कि जो करेक्टली मैच नहीं है, और किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ आर्यंस ओरिजिन। आर्यंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये अभी भी बहुत ही डिस्प्यूटेड इश्यू बना हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ भी एक मत होके जो इस हिस्टोरियंस हैं या जो आर्कियोलॉजिकल लोग हैं, वो नहीं बोल पाए हैं। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं कि आर्यंस कहाँ से आए। तो ये आपके सामने 4 थ्योरीज हैं और ये उनके प्रोपाउंडर्स हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। सो यूरोपियंस थ्योरी सर डब्ल्यू जोन्स ने दी, या सेंट्रल एशियन थ्योरी मैक्स मुलर, आर्कटिक रीजन थ्योरी मदन मोहन मालवीय, MM मालवीय, या इंडियन थ्योरी डॉक्टर AC दास। ओके, सो आप पॉज करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। सो हियर द आंसर इज सी। सी इज नॉट करेक्टली मैच। आर्कटिक रीजन जो थ्योरी है वो किसने दी थी, वो दी थी बाल गंगाधर तिलक ने। गॉट इट। मदन मोहन मालवीय का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी की जो ये 3 है ये करेक्ट है एकदम। यूरोपियन थ्योरी सर डब्ल्यू जोन्स ने दी है, सेंट्रल एशियन थ्योरी मैक्स मुलर ने दी है, आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। और इंडियन थ्योरी किसने दी है, डॉक्टर AC दास। और डॉक्टर AC दास ने बेसिकली क्या कहा था, सप्त सैधव को ही होमलैंड कहा है आर्यंस का। सप्त सैधव क्या है, वो जो सप्त सिंधु यानी इंडस और उसकी जो आसपास वाली जो 5 जो उसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि झेलम वगैरह ये सब, तो वहां पे उसको इन्होंने क्या है कहा है, सप्त सैधव को। आ, 5 तो उसकी, एक तो इंडस और एक सरस्वती, और 5 उसकी इंडस की जो कंट्रीब्यूटरी रिवर्स है उनको, टोटल 7 हो गई। तो सप्त सैंधव रीजन इसी को यानी कि इंडिया को ही एक्चुअल में क्या बताया है, होमलैंड ऑफ आर्यंस बताया है डॉक्टर AC दास ने। और AC दास ने जो थ्योरी दी है उसका क्या नाम है, इंडियन थ्योरी। तो आप मतलब इसका समझ गए कि इंडिया ही ओरिजिन है आर्यंस का। तो ये किसने दी, AC दास ने। आर्कटिक रीजन थ्योरी है बाल गंगाधर तिलक, और ये बाकी दोनों हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिवर इज नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ठीक है, योर ऑप्शंस आर नर्मदा, सिंधु, गंगा या यमुना। तो आपको बताना है कि कौन सी रिवर मेंशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सिंधु तो है ही, जब सप्त सैंधव नाम ही उसका दिया गया है। गंगा और यमुना के पास तो वो बसे ही हैं, तो बस बची कौन ही, तो आई थिंक बहुत इजीली आपने कर लिया होगा, नर्मदा। सो नर्मदा इज द रिवर जो कि मेंशन नहीं है। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसमें जो वैदिक पीपल हैं उनके लिए जो सबसे पायस्ड रिवर है, जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है, एज ए डीटी भी उसको माना गया है, वो कौन सी है, सरस्वती नदी है।
ठीक है। जैसे इंडस नदी का बहुत सबसे ज्यादा जिक्र आपको मिलेगा इंडस वैली वाले लोगों में, सिविलाइजेशन में, उस पीरियड में। ऐसे ही आपको ऋग्वेद वाले टाइम में या इवन पूरे कंप्लीट वैदिक पीरियड में जो आपको मिलेगा, जो सबसे इनके लिए इंपॉर्टेंट रिवर थी वो कौन सी थी? सरस्वती। ठीक है। सो नर्मदा ऐसी रिवर थी जिसका कोई मेंशन नहीं आता है। नेक्स्ट इज विच वॉज द वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय पीपल ऑफ, एक्चुअल में ये पीपल ही है, और पीपल ऑफ अगर वैदिक पीरियड आए तो भी, और इवन कोई भी हो, ठीक है। तो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? तो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन बेसिकली, चलिए पहले आप अपना आंसर बताएंगे, तुरवास, यदु या बलि या सिरा। ठीक है, ओके। तो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? मतलब कि पहले क्या होता था, अभी जो आप ये टैक्सेशन सिस्टम समझ रहे हो, ये टैक्सेशन सिस्टम अभी चला है कि हर किसी को वॉलेंटरी नहीं है, ये नेसेसरी आपको देना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, जब तक ये पूरा कोई ऐसी पॉलिटी फॉर्म नहीं हुई थी जैसी हम आज देख रहे हैं, तो क्या होता था, लोग कंट्रीब्यूशन जो देते थे वो वॉलेंटरी होता था, स्वेच्छा से देखते थे, अपनी मर्जी से, कि कुछ जो है चलो कंट्रीब्यूशन कर देते हैं ताकि, और वो किस लिए होता बेसिकली उस टाइम पे जब राजा महाराजा कुछ नहीं है, तो वैदिक पीरियड में क्या है, ट्राइबल सोसाइटी है, तो सिर्फ क्या है, कुछ लोग कबीलों के, अपने कुलों के, घरों के हेड है, लेकिन कुछ काम तो आपको ऐसे है ना जो सोशली करने होंगे, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो सब लोग जो है जिसको जितना इच्छा होती थी वो अपना वॉलेंटरी कंट्रीब्यूट करते थे, और फिर उससे कोई भी, जैसे कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, कुछ भी चीज है, तो उसके लिए वो देते थे। उसके बाद में जब ये किंग्स वगैरह फॉर्म हो गए और ये जो है प्रॉपर जो है पॉलिटी फॉर्म हो गई, तो उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर एक टैक्स हो गया जो कि क्या हो गया, कंपलसरी चीज हो गई। सो द आंसर इज सी, बलि। अब यहां से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बलि आपने वैसे बहुत सुना होगा, तो अब आप समझ रहे कि बलि का एक्चुअल मतलब क्या था। बलि से हमारे दिमाग में सीधा आता है कि किसी इंसान, किसी जानवर, मतलब किसी को भी आप जो है कट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो वो बलि है। तो बेसिकली बलि देना, बलि देने का मतलब ये होता था कि आप स्वेच्छा से कुछ चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई चीज दान कर रहे हैं फॉर द सोशल कॉज, ठीक है, सामूहिक किसी काम के लिए, तो वो बलि होती थी। अब इसमें ह्यूमन को या एनिमल को अपने आप से अड़ा दिया लोगों ने, तो वो एक अलग चीज है, बट बलि क्या था, एक तरीके का टैक्स था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको जो है क्या करना है, ये चार वेद दिए एक तरफ, और इनके जो है एसोसिएट, जो इनसे पृष्ठ थे, जो सेज थे, मुनि जिनको बोलते हैं, ऋषि जो इनसे एसोसिएटेड थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से वेद से कौन से जो है एक्सपर्ट ऋषि जो है मिल एसोसिएट थे। सो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, होत्री, अधर्व्यू, उद्गात्री या अथर्व। एंड योर ऑप्शंस आर ए 1 2 3 4 या 4 3 2 1, ये सब आप पढ़ेंगे और अपना आंसर लगाएंगे। सो द आंसर इज, देखो इतना तो आपने मैच कर ही लिया होगा। अच्छा, आपको पता है बेसिकली क्या होता है, पेपर में आप कितना रट के जाओगे, कितना याद करके जाओगे, नहीं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ये बहुत इसीलिए बार बार जो आपको टॉपर्स मिलते होंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। वो क्यों? क्योंकि आप बार बार रिवाइज करेंगे, याद करने से थोड़ी वो क्वेश्चन आता है, तो आप अगर जो हमने पढ़ा उसी में से पेपर आ जाए तो फिर तो बात ही क्या होती। तो बेसिकली क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अथर्व का तो अथर्ववेद मतलब ये तो लग ही रहा है, तो डी का तो 4 है ही, तो इसमें तो देखो सबसे आसानी से वैसे ही सॉल्व हो गया। D4 है, ये तो आप कंफर्म समझ ही रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं भी बता तो आपने लगा लिया दिमाग। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, अब मान लो कि जो है इसमें ये 4 इधर होता और ये 1 इधर होता, 2 आ जाते, तो फिर और कुछ देखते। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्या है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, आपको बस इतना करना है पेपर में आंसर मार्क्स लेने के लिए कि सही आंसर पे टिक करना है, तो वहां तक आप कैसे ही पहुंचो। ठीक है, तो आंसर इसका है ए, करेक्ट। ऋग्वेद के जो ऋषि हैं वो कौन से हैं, ऋषि होत्री। यजुर्वेद के हैं अधर्व्यू, सामदेव के हैं उद्गात्री, और अथर्ववेद के अथर्व। तो ये तो आप इजीली याद कर ही लेंगे। देखो इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, यजुर्वेद और अधर्व्यू, तो यू, यजुर्वाई यू, ऐसा कुछ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये इसी का हो गया, तो दो तो हो ही गए। अब हो गया कि ये दोनों का, ऋग्वेद और सामवेद का, तो इनमें से आप एक कोई भी याद रख लीजिए, या तो ऋग्वेद का होत्री याद रख लीजिए, सामवेद का उद्गात्री। 3 याद हो गए तो एक तो आप आराम से एलिमिनेट कर ही लेंगे। ठीक है, सो ये इसका करेक्ट है 1 2 3 4, यानी कि ये करेक्टली मैच्ड है ऑलरेडी। ओके, ये क्या है, ओके ये आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन का है, बट कोई बात नहीं, आप देख लो ऐसे। ये इसमें से भी एक क्वेश्चन मैं बनाने की सोच रही थी, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख लो। मेन जो हमारा मकसद है वो ये कि आप तक इन्फॉर्मेशन कन्वे होनी चाहिए। तो ऐसे इस टाइम पे क्या होती थी, कुछ असेंबलीज होती थी वैदिक पीरियड में, ठीक है, तो उन असेंबलीज के क्या नाम होते थे, सभा, समिति, विधाता, गण। कई बार क्वेश्चन आएगा कि आप ये 4 चीज दे देंगे और पूछेंगे कि ये
क्या होते थे, तो आपको दे जाएंगे नीचे कि कोई टैक्सेशन होता था, या कोई पोस्ट का नाम था, किसी टाइटल का नाम था, या फिर असेंबली का नाम था। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, वैदिक पीरियड की असेंबलीज हैं। सभा, समिति, विधाता और गण, ये चारों कब हुआ करती थी, अर्ली वैदिक पीरियड में या ऋग वैदिक पीरियड में। और उसके बाद जब धीरे धीरे जो लेटर वैदिक पीरियड आया, उसमें आके क्या रह गई, सिर्फ सभा और समिति, ये दोनों खत्म हो गई टाइम के साथ। तो सभा बेसिकली क्या होती थी, सभा इज लाइक योर करंट लोकसभा, जिसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, ठीक है। और समिति क्या होती थी, जिसको आप आज के टाइम पे कह सकते हो राज्यसभा, थोड़े से उत्कृष्ट लोग, थोड़े स्कॉलर, थोड़े पढ़े लिखे से विशिष्ट लोगों की जो एक सभा होती थी, विद्वान या बड़े लोगों की, उसको समिति बोलते थे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये असेंबलीज थी, और यही क्या काम करती थी, फंक्शंस करती थी, डेलिब्रेटली मिलिट्री वगैरह की, या रिलीजियस जो भी फंक्शंस हैं। यानी कि जो हेड होता था बेसिकली, वो क्या होता था, किंग नहीं होता था, वो सेवक होता था, सर्वेंट माना जाता था वो सबका। और एक तरीके से, और जो वो किससे डिस्कस करता था, बिना असेंबली की राय लिए कोई भी काम नहीं कर पाता। मतलब लोगों को जो लगता है कि डेमोक्रेसी अब आई है 1947 में, ये नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आया, एक्चुअल में से कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप देखो हमारे कब से है, फ्रॉम द 1500 BC, तब से हमारे यहाँ पर एक प्योर डेमोक्रेसी ऑलरेडी थी। इवन जो डेमोक्रेसी अब भी नहीं है, उससे ज्यादा तब थी, ठीक है। और बट हम लोगों को क्या है कि थोड़ा सा हमें वही चीज अच्छी लगती है जो बाहर से आती है ना, ये जनरल हमारा नेचर भी होता है, इंडियंस में तो खासकर अपनी कोई भी चीज की हमें वैल्यू इतनी जल्दी जल्दी से होती नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज, ओके, सो ये आप एक बार जो है तीनों हम वेदों के बारे में देख लेते हैं क्विक। ऋग्वेद जो है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 15,000 या 1000 BC। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसमें आप जल्दी रिवाइज करना चाहें। लिटिल मीनिंग ऑफ द टर्म ऋग इज टू प्रेज, ऋग का मतलब होता है किसी को प्रेज करना। इसमें वॉल्यूम्स जो है उनको मंडल कहा गया है। थर्ड मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है, प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री। सावित्री पूछा जाए कौन है, तो ये कौन है, सन गॉड। उसके बाद मंडल 9th में क्या है, उसके जो हिम्स हैं, जो उसमें मंत्र, उनको क्या बोलते हैं, पुरुष सूक्त, ठीक है, जहां से कि वर्ण सिस्टम जो है डिस्कस होता है। और जो टर्म शूद्र है, वो पहली बार कहाँ मेंशन होती है, 10th मंडल में होती है, ऋग्वेद के में। और इसके ऋषि कौन से हैं, होत्र या होत्री। और इसी में से एक ईरानियन लैंग्वेज का एक टेक्स्ट है, जेंद अवेस्ता। ये किससे रिलेटेड है, इसमें जो है काफी सारी चीजें कॉमन है जो ऋग्वेद में भी मेंशन है। तो ऋग्वेद और जेंद अवेस्ता कुछ जो है कॉमन चीजें शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद इज द कलेक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल फॉर्मूले, हवन वगैरह के फॉर्मूले कैसे होंगे, तो इनके इसमें लिखा हुआ है। डिस्क्राइब द रिचुअल्स टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रेसिटेशन ऑफ मंत्र, मंत्र करते टाइम या कोई भी हवन यज्ञ पूजा करते टाइम कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, ये सब किस में लिखा हुआ है, यजुर्वेद में लिखा हुआ है। अथर्वि वॉज द एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज, ये हमने पढ़ाई उसमें। और ये किस में है, दोनों फॉर्म में है, प्रोज भी है, पोइट्री भी है, यानी गद्य भी है और पद्य भी है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद है सामवेद, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। इसमें बेसिकली सामवेद, संगीत ऐसे याद रख सकते हैं, एस सॉन्ग्स। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वर टेकन फ्रॉम द हिम्स ऑफ ऋग्वेद। और इसमें बेसिकली क्या है, जो ऋग्वेद में ही जो मंत्र है उन्हीं को सॉन्ग के फॉर्म में बताया गया है। और इसके जो ऋषि हैं वो कौन से, उद्गात्री। एंड कंपाइलेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक कहाँ से समझी जाती है, सो द आंसर इज सामवेद, ठीक है। Okay, next is which of the following statement is or are correct regarding the position of women during ऋग्वैदिक age? So ऋग्वेद के टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम पे यानी कि अर्ली वैदिक टाइम पे, देखो इसमें भी ध्यान रखना है आपको, अगर ये लेटर वैदिक हो तो अलग जाएगा और ऋग्वैदिक हो तो अलग जाएगा, ठीक है। तो इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हमने अपने कोर्सेज में ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो सब कुछ वहां से मेरे कोर्स में एटलीस्ट सॉल्व हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, वुमेन आर फ्री टू ज्वाइन मैन एट द सभा एंड विधाता। जो सभा समिति, जो ट्राइबल असेंबलीज थी, उनमें फ्रीली ज्वाइन कर सकती थी। और देयर आर एविडेंट ऑफ विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज भी होती थी उस टाइम पर। प्रैक्टिस ऑफ नियोगी भी थी। नियोगी बेसिकली क्या होता है कि जो वुमेन थी वो दोबारा शादी कर सकती थी एक बार, मतलब कि सिर्फ जैसे कि बाद में तो हम देखते कि सिर्फ वुमेन को सिर्फ मेन को राइट था कि वो 2-3 अलग मतलब शादियां कर सकते थे, मोर देन वन। नियोगी बेसिकली क्या था कि जो उसका हस्बैंड था, अगर वो मर जाता है और उसको कोई भी जो है मतलब नया बेटा नहीं पैदा हुआ है, कोई जनरेशन आगे नहीं बढ़ी है, तो वो क्या करती थी, अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि अपने हस्बैंड के छोटे भाई के साथ शादी कर सकती थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है। तो आप ऑप्शन देखेंगे और अपना आंसर बताएंगे, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव। वीडियो पोस्ट करके आप अपना आंसर लिखेंगे एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है। ऋग्वैदिक टाइम पे क्या होता था, जो सभा या असेंबलीज होती थी उनमें जो विमेन है वो बराबर की भागीदारी होती थी, ठीक है।
और जो है कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके बाद जो है ये धीरे धीरे चीजें घटने लगी, जो वुमेन है उसके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आने लगी। लेकिन ऋग वैदिक टाइम पे क्या है, कंप्लीटली फ्रीडम है, लिबर्टी, इक्वल पेस पे है दोनों मेन एंड वुमेन। और विडो रीमैरिज भी होती थी और नियोगी की प्रैक्टिस भी होती थी। तो दैट मीन्स क्या है कि वुमेन की कंडीशन काफी बेटर थी। नेम ऑफ गॉड एंड एसोसिएटेड विद नेचुरल फोर्सेस, आपको ये बताना है कि इस टाइम के कुछ गॉड हैं, तो ये अलग अलग ये टर्म्स के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन इनका बना दिया ताकि आपको ये सब रिवाइज हो जाए। तो आपको बताना है कि ये कौन से गॉड किस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। तो ये इनके कोड हैं, आप इनको देखेंगे और अपना आंसर बताएंगे। गंधर्व, अश्विन, उषा, अदिति, सरस्वती, तो ये सब किससे हैं। तो आंसर है आपका, चलिए पहले एक करके सॉल्व करते हैं। सी गंधर्व, गंधर्व क्या होते थे, डिवाइन म्यूजिशियंस, ठीक है। अश्विन, अश्विन क्या थे, जिसको जैसे आजकल बोले जाते हैं, बेसिकली क्या थी, पोस्ट होती थी अश्विन, जिसको बोलते थे डॉक्टर्स या सर्जन्स आज के टाइम पे, ठीक है। और उषा, उषा क्या होता है, जैसे आज भी अपना उषा काल, मतलब बहुत ही जो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है, गॉडेस ऑफ डाउन इसको माना जाता है, मतलब कि जो सूर्य उदय की जो देवी है वो क्या है, उषा। अदिति, अदिति किसकी मदर मानी जाती है, मदर ऑफ गुड्स, जैसे कि गुड्स एंड डिमोन्स, या जो देवता और जो असुर हैं उनमें, तो देवताओं की जो मदर हैं वो कौन है, अदिति। और जो जो डिमोन्स हैं, जो असुर हैं, उनकी जो मदर है वो कौन मानी जाती है, दीति, दीति और अदिति। और सरस्वती, सरस्वती क्या है, द रिवर डीटी। देखो अगर आपको और कुछ भी नहीं पता होता तो इसमें से लास्ट वाला तो आई थिंक पता ही होता, तो आप एटलीस्ट दो ऑप्शन ये एलिमिनेट कर देते कि ई का 5 है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए, तो ये सारे के सारे ऑलरेडी करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो आप इनको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट इज अत्रेय ब्राह्मण्स वर अलॉटेड टू विच वेद फॉर डिटेलिंग, तो अत्रेय ब्राह्मण को लेके किस वेद में डिटेलिंग दी गई है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। आप वीडियो पॉज करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। सो ऋग्वेद इज एसोसिएटेड विद अत्रेय ब्राह्मण। और इसके अलावा और कुछ ब्राह्मण्स के नाम यहाँ पे हैं जो इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ ली जाती है। सो तंडे ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण जैसे इंपॉर्टेंट है, ये किस में है, सामवेद में है। और तत्रात्रेय या शतपथ ब्राह्मण भी इंपॉर्टेंट है, शतपथ, तो ये किस में है, यजुर्वेद में है। देन गोपत ब्राह्मण जो कि किससे है, अथर्ववेद से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, द कन्वर्सेशन ऑफ यम एंड नचिकेता इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच उपनिषद, जो उपनिषद है, ऐसा इनमें से कौन सा उपनिषद है जिसमें यम और नचिकेता के बीच में बातचीत हो रही है और ये वाली स्टोरी इसमें लिखी गई है। सो द ऑप्शंस आर केन उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडको उपनिषद या गंगा उपनिषद। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, कथा। जैसे इसमें लिखा हुआ है वो इंग्लिश में कथा उपनिषद, बट एक्चुअल में जब आप हिंदी में बोलेंगे तो सही इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज कठोपनिषद। ओके, तो इसमें किसके बारे में लिखा है, कठोपनिषद क्या है बेसिकली, जस्ट अ मिनट। सो कठोपनिषद में लिखा है यम और नचिकेता के बीच में जो है डायलॉग हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। अब ये स्टोरी आप या तो गूगल कर सकते हैं, इन शॉर्ट में यहाँ बताने में काफी टाइम जा सकता है। यम और नचिकेता के बीच, नचिकेता 10 साल के बच्चे होते हैं, तो उनके फादर उनको जो है यम को दे देते हैं एज ए सेक्रीफाइस के रूप में, मतलब गुस्सा होके कि भाई ठीक है, मैं जो है वो एक यज्ञ कर रहे होते जिसमें वो अपनी सारी पसंद की चीजें जो है दान कर रहे होते। तो नचिकेता बोलता है कि मैं भी तो तुम्हारा ही बच्चा हूँ, तो मुझे तुम किस किस देवता को देने वाले हो। तो वो गुस्सा हो जाते हैं इनके फादर और वो कहते हैं जा तुझे मैं यम को देता हूँ। तो यम कौन है, जो मृत्यु के देवता, ठीक है, गॉड ऑफ डेथ उनके। तो अब नचिकेता जब यम के पास जाते हैं, यम के घर, तो वहां पे क्या होता है, यम होते नहीं उस टाइम पे, तो 3 दिन तक नचिकेता वहां वेट करते हैं। अब नचिकेता क्या है, बेसिकली एक ब्राह्मण है, और जो है कि ये बिना कुछ खाए पिए जब 3 दिन तक रहते हैं, 3 दिन बाद यम वापस आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यम को बुरा लगता है कि यार एक 10 साल का बच्चा, वो भी ब्राह्मण जो है वो मेरे लिए वेट कर रहा था और उसकी कुछ अच्छी खातिरदारी भी नहीं हुई, कोई हॉस्पिटलिटी भी नहीं, क्योंकि इंडियन कल्चर में क्या माना जाता है कि जो गेस्ट है, गेस्ट इज बिलीव टू बी द गॉड ना, तो वही। तो फिर जो है यम जो है नचिकेता को बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ, तो आप मुझसे क्या है कोई भी 3 वरदान जैसे मतलब मांग सकते हो। सो ही आस्क्ड फॉर 3 boons। तो वो नचिकेता मांगते ठीक है, एक तो ये कि जब मैं वापस जाऊंगा यहाँ से तो मैं और मेरे फादर दोनों हम लोग जो है शांति से रहें, मतलब हमारे मन में शांति हो। तो वो कहते थे ओके एक्सेप्टेड। और उसके बाद फिर वो दूसरा भी कुछ ऐसे ही मांगते हैं,
और उसके बाद फिर वो थर्ड एक मांगते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि लोग मरने के बाद जाते कहाँ हैं, मतलब मरने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सारी जो मिस्ट्री है इसको समझाओ आप। अब ये सब क्या है, ये तो जो है यम इसको बताने से हिचकते हैं, लेकिन बाद में फिर नचिकेता काफी इंसिस्ट करते हैं, तो यम उनको जो है ये सब कुछ बता देते हैं कि मरने के बाद कैसे क्या कहाँ कुछ होता है। तो ये वाले जो पूरे डायलॉग्स हैं, ये जो पूरी स्टोरी है किसमें है, कठोपनिषद में है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट उपनिषद है वो है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में से हमने क्या लिया है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन्स ट्राइम्फ, ये किस कहाँ से लिया है हमने, ये लिया है हमने मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, इसमें किसका मेंशन है, जो याज्ञवल्क्य और अत्रि नहीं, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में, गार्गी मतलब उस टाइम की वेदास के टाइम की वैदिक कल्चर की बहुत ही स्कॉलर लेडी है, उनके बीच में और मुनि के बीच में एक में वो जो है कि डायलॉग्स हो रहे होते, बातचीत हो रही होती है, तर्क वितर्क हो रहे होते, तो वो किस में है, बृहदारण्यक में है। ठीक है, ओके। सो दिस इज द सीन, नचिकेता है और वो यमराज हैं, मृत्यु के देवता, तो वो उनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। आई थिंक ये सीडीएस में आया था लास्ट ईयर के में ही, और ये जो क्वेश्चन है ये मतलब थोड़ा घुमा फिरा के जरूर पूछा जाता है। जैसे आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, द मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इज डोमिनेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिलीज। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आ चुका है, लेकिन फिर भी रिपीट होने के चांसेस है, 2 बार आ चुका है तो आगे भी आ सकता है। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, सिनो तिब्बतन, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन या द्रविडियन। सो आप अपना आंसर लिखेंगे एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इंडो आर्यन। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो पूछ रहा है, ये तो है इंडिया पे बेसिकली, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखेंगे, और ये किसमें है, सेंट्रल एशिया के मेजर पार्ट में बोली जाने वाली कौन सी लैंग्वेज है। सो द करेक्ट आंसर इज इंडो यूरोपियन। सो इंडो आर्यन क्या है, इंडो यूरोपियन का ही एक सब पार्ट आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अब ये फिलोसफीज दी हुई है, भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, इसमें 6 हैं, तो सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत जिसको बोलते हैं, और वैशेषिका, ये 6 और उनसे एसोसिएटेड इन थ्योरीज के, इन फिलोसफीज के जो प्रोपाउंडर हैं, जिन्होंने ये फिलोसफी दी है, ये उनके नाम है, तो आपको इनको करेक्ट मैच द फॉलोइंग करना है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, आप लिखेंगे करेक्ट आंसर एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो करेक्ट आंसर इज ए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के इसीलिए इसको कुछ सबका ऑप्शन आपको लगेगा कि ए ही है, करेक्ट इसलिए लिखा हुआ ताकि एक आपका जो है याद रखने में, आप जब पहली बार पढ़ो, क्योंकि वो चीज़ हमें याद रह जाती है ना, तो आपके माइंड पे जो इम्प्रिंट पड़े वो करेक्ट ही पड़े। ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचेंगे सभी क्वेश्चंस में मैंने ऐसे ही लिखा है। ओके, सो फर्स्ट इज सांख्य। तो जो सांख्य फिलोसफी है वो किसने दी है, कपिल मुनि ने दी है। ओके, अब ये जो फिलोसफीज हैं ये मैंने डिटेल में तो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप इनको या तो गूगल कर सकते हैं या हमारे कोर्स में पढ़ सकते हैं। योग जो है, अच्छा बेसिकली योगा बोलना गलत है एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम सब लोगों को आदत इतनी पड़ चुकी है कि हम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन ही करते हैं, सो इट्स योग। ठीक है, सिर्फ लिखने में वो योगा होता है, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, योग है। ठीक है, सो योग के हैं पतंजलि, तो ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं, पतंजलि और योग अब आजकल वो चल रहा है। सो न्याय के हैं गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, और वेदांत या उत्तर मीमांसा, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि विच फिलोसफी इज नोन एज उत्तर वेदांत, वेदांत किसको बोलते हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शन देंगे, तो उत्तर मीमांसा को ही वेदांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसने दिए, ऋषि बादरायण ने। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, और थोड़ा बहुत आपको फिलोसफी के बारे में भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि आई थिंक एनडीए और सीडीएस वगैरह में फिलोसफी के बारे में भी डीप में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे सांख्य क्या है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट को बताती है कि जो मेन है, पूरी जो फिलोसफीज है इन सब में डिस्कस किया है, इनका मेन कंटेंट क्या है कि भाई जो आत्मा है, जीवात्मा है, जो हमारे मतलब कि स्पिरिचुअली बात की गई है इसमें कि कौन है, ये जो दिख रहा है संसार ये सच है कि नहीं है, भगवान कौन है, कैसे मिल सकता है, तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश इसमें की गई है। सो सांख्य फिलोसफी क्या कहती है कि देयर आर डुअलिस्टिक अप्रोच है, मतलब कि जो मनुष्य है वो भी सच है और जो प्रकृति है वो भी सच है। ठीक है, ऐसा मतलब ये कोई यूं कहे कि भाई संसार काल्पनिक है, तो ऐसा भी नहीं है, दोनों सच है। जबकि इसके अलावा और जो है
योग जो है, योग क्या बोलता है कि आप अगर कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करें तो उनसे आप क्या है, गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं, वो जो पर ब्रह्म है वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरी की पूरी जो है 6 फिलोसफीज डील करती हैं इसी इशू के साथ। ओके, तो अभी जो है रिसेंटली योग दिवस भी गया है, और योग को बेसिकली, आपका आज का लेक्चर वहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप ये देख सकते हैं, योग को सिर्फ एक्सरसाइज समझने वाले लोग बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि अंधकार में जी रहे हैं, और ये 99% लोगों का है। योग का जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, वो सिर्फ उसका एक बहुत ही मतलब 1% वाला पार्ट है, ठीक है। योग बेसिकली अपने आप में बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आप कह सकते हो योग कुछ और ही है, और हम लोग उसको जो समझते हैं ना वो कुछ और ही है। हालांकि जितना समझते हैं अगर उतना भी कर ले तो वो भी बहुत है। तो योग बेसिकली मतलब योग माने क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। और अब क्या, किस चीज को जोड़ना है, अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जीज हैं उनको, वो जो डिवाइन एनर्जी है, जो वो यूनिवर्सल, जो कुछ एक ताकत जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, उसके साथ कनेक्ट करना, दिस इज द योग। तो योग में बेसिकली 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप यम करते हैं, यम मीन्स टू रिस्ट्रेंट योर एनर्जी, फिर उसके बाद नियम, फिर आप उनको एक तरीके से लगाते हैं। अब ये सब क्या है, ये एक प्रॉपर आप किसी गुरु की अंडरटेकिंग में ये सब कर सकते हैं। आसन, पोजीशन में बैठते हैं। प्राणायाम, टेक्निक ऑफ ब्रीथ कंट्रोल। अब हमें सिर्फ ये इतना पता है प्राणायाम, तो ये प्राणायाम क्या है, ये सिर्फ एक पार्ट है योग का। उसके बाद है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, आप सभी सेंसेस से ना खुश हो में ज्यादा खुश हो, ना दुख में ज्यादा दुखी हो। उसके बाद धारण, कंसंट्रेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, और फाइनली जब आप लास्ट स्टेप होता है तब आप कहाँ पहुंच जाते हैं, समाधि में पहुंच जाते हैं, टोटल एब्जॉर्प्शन। जिसमें जिसमें अब आप इसको बुद्धिज्म से एसोसिएट करेंगे तो वहां बुद्ध हो जाना, या जैनिज्म से एसोसिएट करेंगे तो कैवल्य को प्राप्त हो जाना। तो ये सब क्या है, अल्टीमेटली उसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो थी वैदिक पीरियड के ऊपर। और अगर इसमें कुछ बच गया तो फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन बने तो, अदरवाइज आई थिंक दिस इज इनफ। और बाकी डिटेल में तो फिर आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है कि जिन लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। और बाकी आप अगर कोर्सेज के साथ एनरोल करते हैं तो आप उसमें कोमल 10 यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू सो मच।